पूरा वर्ल्ड फायर पे हो चुका है, क्योंकि हमें दिख रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो ईरान स्ट्रैटेजी थी उसके अंदर वेनेजुएला की तरह 1 2 4 घंटे का ऑपरेशन नहीं है। ईरान का जवाबी कार्रवाई पूरे दुबई, अबू धाबी, कुवैत, सऊदी अरेबिया के अंदर ऑयल रिफाइनरीज, बिल्डिंग्स, होटल्स, तो एक रीजनल वॉर तो ये हो ही चुकी है। और इसके अंदर भारत पे क्या प्रभाव पड़ेगा, भारत ने क्या स्टैंड लिया है, भारत क्या करने जा, इसराइल भारत गया ही था। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, परत दर परत किसी भी एंगल से आप इसके अंदर घुस सकते हैं। इसलिए ज्यादा समय ना लेता हुआ मैं सीधा अंकित शाह जी के पास जा रहा हूं, जिनकी मैं बहुत देर से ट्वीट्स फॉलो करता हूं। उनकी कई भविष्यवाणी अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कितनी सटीक बैठती हैं। और मैं पहली भविष्यवाणी या पहला एक उनका ऑब्जर्वेशन, भविष्यवाणी नहीं बोलूंगा, जिसमें वो अखंड भारत की बात करते हैं, वो सबसे पहले डालूंगा उनको स्वागत करने के बाद। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं सीधा ही आपके ऊपर कर रहा हूँ। ये आपका मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा ट्वीट, जहां पे आपने कहा 2 मार्च 2026 को सऊदी ऑफिशियल्स कुछ रो रहे हैं कि अमेरिका ने हमें अबैंडन कर दिया है, अपना डिफेंस सिस्टम इसराइल को प्रोटेक्ट करने के लिए लगा दिया है, गल्फ स्टेट्स जो उसकी मिलिट्री को होस्ट करते थे उसको मर्सी पे छोड़ दिया है ईरानियन मिसाइल्स और ड्रोन के लिए। ऐसी ही बातें कई आ रही हैं और भी जगहों से। और 28 फरवरी को आपने कहा ऑपरेशन रोलिंग आयरन लॉन्च था। इससे पहले आपने अपने किसी पुराने ट्वीट का हवाला देते हुए कहा अखंड भारत गोल्स कैनॉट कोएग्जिस्ट विद 100 ऑफ मिलिट्री बेसेस इन यूएस। तो ये दो जो आपने सीमिंगली अलग चीजें, डिसजॉइंटेड चीजें कि यूएस, ईरान, इसराइल और अखंड भारत, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि आप क्या इनके अंदर लिंकेजेस लगा रहे हैं, कैसे आप इसको ज्वाइन कर रहे हैं। प्लीज आप ऑडियंसेस के लिए समझें। जी, आप उसको वापस ले लीजिए स्क्रीन पे, ट्वीट को। जी, तो 27 फरवरी की ये मेरी ट्वीट है, मतलब ऑपरेशन स्टार्ट होने से एक दिन पहले मैंने लिखा है कि अखंड भारत के गोल्स जो हैं वो हंड्रेड्स ऑफ मिलिट्री बेसेस अमेरिका के पूरे विश्व में जो है उसके साथ वो गोल्स को एग्जिस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमने अभी अचीव करना स्टार्ट करना है। और इनके मिलिट्री बेसेस ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है वर्ल्ड वाइड, क्योंकि यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की जो हेजिमोनी इन्होंने बिठाई थी इसमें उनके 800 से ज़्यादा मिलिट्री बेसेस हैं एक्टिव। तो इसमें मैंने सेकेंड लाइन में लिखा है आफ्टर द ईरान प्रोजेक्ट, और ये 24 घंटा ऑपरेशन स्टार्ट होने से पहले। After the Iran project, it is time to lay off extra US embassies, bases, and forces for greater Israel and Akhand Bharat goals. तो अगर ये दोनों गोल्स स्टार्ट होने हैं, ग्रेटर इजराइल का जो नेतन्याहू जी का मैप है वो अचीव होना है, और अखंड भारत जो हमारा कॉन्सेप्ट है अगर हमें वो अचीव करना है, तो अमेरिकी विड्रॉल जरूरी है। जो भी मिलिट्री बेसेस हमारे रीजन में इनके एंटर कर चुके हैं, तो उसके विड्रॉल के लिए ज़रूरी है कि ये जो प्रोजेक्ट जैसे ही ईरान का कंप्लीट होता है रजीम चेंज का, उसके बाद वेस्ट एशिया वाले पूरे कॉमन रीजन में से ये एक के बाद एक यहाँ से निकले। तो दूसरे ही दिन ऑपरेशन शुरू होता है, और 2 मार्च को ये हेडलाइन भी आ चुकी जहाँ पे सऊदी अरेबिया ये कह रहा है कि मिलिट्री बेसिस हमारे वहाँ रखा है, उसकी वजह से हमारे ऊपर अटैक्स आ रहे हैं, राइट। तो और ईरान ने किए, सबके ऊपर किए, कुवैत पर किया, बहरीन पर किया, यूएई पर किया है, कतर पर किया है, तो किसी को नहीं बख्शा है ईरान ने। तो और इनफैक्ट अब तो पाकिस्तान की भी बारी आ रही है उस लिस्ट में, क्योंकि वहाँ से भी एयरबेस का इस्तेमाल हुआ है। तो इतना बहुत क्लियर हमें समझना है कि ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट और अखंड भारत प्रोजेक्ट, थोड़ा हमें हिस्ट्री में पीछे जाना होगा। भारत का जिस प्रकार से पार्टीशन किया गया, बिल्कुल उसी वक्त जैसे इंडिया और पाकिस्तान दो बकेट खड़े किए गए डॉलर की हेजिमोनी को मेंटेन करने के लिए, बिल्कुल वैसे इजराइल और पैलेस्टाइन के दो बकेट खड़े किए गए थे। बिल्कुल वैसे इजराइल और ईरान के दो बकेट खड़े किए थे, ईरान और सऊदी अरेबिया के दो बकेट खड़े किए थे। तो उसी वक्त इन्होंने क्या डिजाइन बनाया था टू बकेट थियरी में, कि पैलेस्टाइन को कैश मिलेगा, उसके बाद इजराइल को आर्म्स की सप्लाई मिलेगी। ओके, तो पैलेस्टीन को और वेस्ट बैंक और ये जितने भी टेरर ग्रुप्स हैं, हिजबुल्ला जो ईरान रजीम से रिलेटेड है, इन सबको कैश मिलने के बाद ही इजराइल को वेपन्स की सप्लाई होगी। ये आप लोग लड़ो और फिर डॉलर जो है वो रिजर्व करेंसी स्टेटस में चलता रहे। बिल्कुल वैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जैसे ही पाउंड को हटा के डॉलर नया रिजर्व करेंसी बना, तो
ये उनको एक इनसिक्योरिटी सी आ गई कि ब्रिटेन तो सारी पॉलिटिकल कंट्रोल छोड़ रहा है कॉलोनीज की, तो ये सब मेरी कॉलोनीज कैसे बन के रहेंगे, पाउंड से हटके डॉलर बन तो गया रिजर्व करेंसी, लेकिन ये मैनेज कैसे होगा, ये तो छोड़ रहा है सारी कॉलोनीज को, इंडिपेंडेंस दे रहा है। तो उन्होंने डिजाइन किया, हमारी इंडिपेंडेंस से पहले उन्होंने ये तय कर लिया कि एक बकेट ऑलरेडी स्टालिन को पकड़ा देते हैं, बाजू वाला बकेट हम रखेंगे, उसको डॉलर्स और आर्म्स देंगे, और स्टालिन के पास जो बकेट होगा भारत, उसको हम सैंक्शन में रखेंगे। दोनों लड़ते रहे पीओके के ऊपर और टेररिज्म के ऊपर, और डॉलर कंटिन्यू करे रिजर्व करेंसी स्टेटस में। बिल्कुल वही हाल जो इजराइल पैलेस्तीन का किया, वैसा ही हमारा उन्होंने हाल किया। अब जी सॉरी, आप कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं इसमें हाँ, एक सवाल लेना चाहता हाँ, हूँ। अब क्योंकि डॉलर की जरूरत नहीं है तो ये हॉटस्पॉट्स रिवर्स होने हैं, मतलब हमने पीओके अचीव करना है और ईरान ने ग्रेटर इजराइल ऑब्जेक्टिव के लिए ईरान रेजिम को चेंज करना है, जो हम देख ही रहे हैं कि खौमेनी तुरंत एलिमिनेट हो गए। तो ये दोनों कंप्लीट होते ही फिर अमेरिका का इस एरिया में कोई काम नहीं है, क्योंकि दो बकेट जब खड़े किए थे तो एक बकेट को आश्वासित किया गया था कि तुम्हारा सिक्योरिटी हम देखेंगे, तुमको डॉलर्स और आर्म्स देंगे। अब क्योंकि डॉलर का ही कोई काम नहीं है तो इतने सारे बेसिस का भी इनका कोई काम नहीं है, राइट। तो इसी वजह से धीरे धीरे यहाँ से ईरान आप क्यों प्रोजेक्ट कह रहे कंप्लीट। हैं कि डॉलर का काम नहीं है? क्योंकि डॉलर तो यूएस पॉलिसी का फंडामेंटल बेडरॉक रहना ही है। मतलब आज भी लोग प्रिज्यूम कर रहे हैं कि यूएस इंटरेस्ट में डॉलर का फंडामेंटल बेडरॉक के बिना क्या यूएस सुपर पावर रह पाएगी, किस तरह रह पाएगी? तो और आज भी जो वर्ल्ड में हो रहा है, अब अगर ईरान में रिजीम चेंज होता है तो चाइना को एक तरह से झटका पड़ेगा, और अगर उसको आप वेनेजुएला में करते हैं तो चाइना को झटका पड़ा ही है, उसकी इन्वेस्टमेंट जो भी थी। या आप इसको किसी और दृष्टिकोण से देखते हैं? नहीं नहीं, सो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी चाइना है, बाकी किसी भी कंट्री दैट्स बाकी की इंटरेस्टिंग। बाकी किसी भी कंट्री की कंपैरिजन में सबसे बड़ा बेनिफिशियरी ये चाइना है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि आगे जो मैं फ्यूचर बताता हूं कि चाइना को वॉल स्ट्रीट फाइनेंस में से निकालने वाले हैं। जैसे ही वो ताइवान के लिए जाएगा, उसको सैंक्शंस में डाल के उसकी कंपनीज को वॉल स्ट्रीट में से निकाल देंगे, जो लिस्टिंग इनकी हो रखी है। तो इतने सालों से जो डॉलर के फंडिंग से चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग चल रहा था, उसका फंडिंग कटने वाला है। जब फंडिंग कट जाएगा तो चाइना के पास मल्टीपोलैरिटी में भारत के अलावा और कोई पार्टनर नहीं है। आपको समझना है कि पिछले 24 मंथ्स में चाइना का कितना एक्सपोर्ट वेस्ट से कट के कहीं और रीडायरेक्ट किया गया। डी डॉलराइजेशन की इस प्रोसेस में वेस्टर्न कस्टमर्स की वो कैपेसिटी नहीं रहने वाली डॉलर डिवैल्यूएशन के बाद परचेज करने की, जिसकी प्रेपरेशन भारत भी कर रहा है, चाइना भी कर रहा है। तो इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद जब वो पूरा डी रेडिकलाइजेशन प्रोसेस स्मूथ कर देगा आईमैक कॉरिडोर को बिना किसी रेडिकलिज्म के, तो वो चाइनीज प्रोडक्ट्स, चाइनीज टेक्नोलॉजी और चाइनीज पैसा भारत के साथ पार्टनरशिप करके ही बेचने वाले हैं गुड्स इस पूरे कॉरिडोर में। तो सबसे ज्यादा बेनिफिट ये चाइना को हुआ है, क्योंकि उसकी जो मैसिव मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है जो अभी है, उसके ऑर्डर्स जो वेस्ट के कैंसिल होने वाले हैं वो कहां से कंपनसेट होंगे? रीजन में ही कंपनसेट होने हैं। तो बिल्कुल चाइना वो इसका तो विरोध करेगा। अंकित जी, पर वो तो ट्रेड के हिसाब से होगा। चाइना का जो एनर्जी सिक्योरिटी है, या चाइना का जो टेस्ट केस है कि एक जब यूएसएसआर का पीक था, एरा ऑफ इन्फ्लुएंस बोल लो या जोन ऑफ इन्फ्लुएंस बोल लो, तो चाइना का अभी अगर ईरान में रेजिम चेंज होती है तो चाइना इफेक्टिवली किसी देश के लीडरशिप को सपोर्ट देने की या बचा पाने की स्थिति में नहीं है, और वो बहुत ओपनली एक्सपोज हो जाएगा कि वो कभी चाइना नहीं इज। था। हाँ, वो इट वाज ऑल ड्रामा तो कर सकता था कि मैं भी हूं, एक नहीं पावर नहीं हूं। नहीं, आपका पावर पे क्लेम कैसे रहेगा? ये 30-40 साल से ये फेक न्यूज मीडिया में चल रहा है कि कोई चाइना रशिया ईरान एक्सिस है। ऐसी कोई एक्सिस कभी थी ही नहीं, कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, सिवाय जियोपॉलिटिकल एकेडमिक सेशंस के और मीडिया हेडलाइंस के। ओके, आपको समझना है कि एक ही एक्सिस थी पूरे 50 साल में, पिछले 50 साल में, और वो थी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, पाकिस्तान आर्मी, यूके की गवर्नमेंट और यूएस डीप स्टेट। ध्यान रहे, मैंने यूएस गवर्नमेंट नहीं कहा, मैंने अमेरिकन्स भी नहीं कहा,
मैंने कहा यूएस डीप स्टेट और यूके गवर्नमेंट कहा मैंने। एक ही पार्टनरशिप पूरे वर्ल्ड में पिछले 50 वर्ष में थी, और वो थी पाकिस्तान आर्मी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, यूके गवर्नमेंट और यूएस डीप स्टेट। ये 4 लोग ही थे अलायंस में, बाकी कोई अलायंस में नहीं था, बाकी खाली ग्रुप ऐसे ही बन रहे, ऐसे ही चल रहे थे। ठीक है, तो ये जो लोग ये सोच रहे बहुत हैं कि भाई इंटरेस्टिंग आपने लिंकेजेस जोड़ी हैं यूएस। हाँ, एक तरह से क्योंकि चाइना की ओपनिंग जब होनी शुरू हुई किसिंगर ऑनवर्ड्स, या आप बोलिए कि पाकिस्तान के साथ तो ऑब्वियसली है ही है, बट इस पे मैं पूरा इंडियन कॉन्टेक्स्ट पे आऊँगा, जबकि मैं जाना चाहता था ये दुबई अबू धाबी पे। पर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आप क्यों कह रहे हैं चाइना और इंडिया के रिश्ते अच्छे हो सकते हैं, जबकि हिस्टोरिकली अगर हमारी लड़ाई हमारे लेवल का कोई नेशन है, एंशिएंट सिविलाइजेशन है जिससे बॉर्डर डिस्प्यूट है, तो वो चाइना है। और चाइना लॉन्ग टर्म सोचता है। चाइना की वो फिंगर स्ट्रैटेजी है, अब से नहीं है, बहुत देर से है। तो आर नॉट इंडिया एंड चाइना ऑलवेज, बिकॉज ऑफ द लोकेशन, और अभी गलवान भी और हुआ ही, तो वो एक हिस्टोरिकल राइवलरी नहीं हो चुकी है अब, और एक लैंड मास की राइवलरी नहीं देख रहे हैं आप इंडिया चाइना के बीच में? देखें, मुझे जो लगता है मेन स्ट्रीम मीडिया को ये बात 2030 के आसपास समझ आएंगी कि शी जिनपिंग ही मेन पार्टनर थे प्राइम मिनिस्टर के, ना व्लादिमीर पुतिन थे, ना नेतन्याहू थे। शी जिनपिंग वॉज द मेन पार्टनर ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर। ऐसा मुझे लगता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया को 2030 लगेगा ये समझ में आने में, क्योंकि गॉलवान वाला जो आपने इंसिडेंट बताया वो बिल्कुल सत्य है, वो हुआ था, वो क्लैशेस हुई थी, और बॉर्डर अभी भी डिस्प्यूटेड है। मतलब दोनों में से एक भी एक्सेप्ट नहीं करता कहाँ बॉर्डर है, राइट? उसको मैं नकार नहीं रहा हूँ उस क्लैश को, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि भारत और चाइना के बीच जो रिलेशनशिप है 2022 के एंड से, 2022 के एंड से पूरा रिवर्सल हो चुका है, क्योंकि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी में जो प्रो वेस्ट वाला, प्रो एक्सपोर्ट वाले मॉडल को सपोर्ट करने वाला ग्रुप था, उसको शी जिनपिंग ने 2022 एंड में निकाल दिया पॉलिट ब्यूरो में से। ठीक है, तो पूरा का पूरा चाइना डी डॉलराइजेशन पे अलाइंड है, उस हद तक अलाइनमेंट है कि पहले मुइजू आए, उन्होंने मालदीव्स में प्रधानमंत्री जी के बारे में अनाप शनाप बका, उसके बाद वो चाइना गए, वहां उनको मार पड़ी, वापस आते ही सरेंडर हो गया। उसके बाद श्रीलंका के लीडर आए, वो बोलते हैं कि मैं इंडिया नहीं पहले चाइना जाऊंगा, वो चाइना गए, वापस आए, वहां मार पड़ी, सरेंडर कर लिए। फिर शेख हसीना बांग्लादेश से गई चाइना, और ये बोल के गई कि इंडो पैसिफिक में मेरा बहुत बड़ा रोल है बांग्लादेश का, ऐसा स्टेटमेंट दे के गई। और चाइना गई, वापस मार पड़ी उसको, वापस आए, प्रोटेस्ट हुए, सरेंडर किया, वापस यहाँ आ जाना पड़ा, भागना पड़ा। उसके बाद केपी ओली आए, फिर वो भी बोले कि मैं पहले चाइना जाऊंगा, चाइना गए, वहां मार पड़ी, वापस आए, प्रोटेस्ट हुए, सरेंडर कर लिया। तो चारों नेशंस में अगर आप तारीख उठा के देखोगे कि कौन सी डेट को रुपी और युआन एक्सेप्ट हुआ है डॉलर को हटा के, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भारत और चाइना ने मिलकर डॉलर को चारों नेशंस में से हटा दिया। मालदीव्स में से हटा दिया, बांग्लादेश में से हटा दिया, श्रीलंका में से हटा दिया, और नेपाल में से भी हटा दिया। और ये पूरे 3 वर्षों में हेडलाइंस इंडिया वर्सेस चाइना की चल रही थी मीडिया में। तो बहुत अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है। थोड़े बहुत नहीं है, और बहुत सारे सिग्नल्स मैं आपको बताता हूँ। आपको ये हम्म। समझना है कि 2022 की उनकी नेशनल कॉन्फ्रेंस खत्म हुई चाइना की, उसके दूसरे ही दिन यहाँ पे राजीव गांधी फाउंडेशन का FCRA लाइसेंस कैंसिल हुआ। और आपको ये भी देखना है कि आमिर खान ने अपनी लास्ट मूवी रिलीज नहीं की चाइना में, क्योंकि उसको भी समझ में आ गया है कि वो जो पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन 3 खान करके बैठे थे, कंट्रीज का डिस्ट्रीब्यूशन, एक खान के पास सऊदी और UAE था, दूसरे के पास पाकिस्तान और ईरान था, और तीसरे के पास टर्की और चाइना था, तीनों सेक्शन बना के बैठे थे। तो लास्ट वाली मूवी आमिर खान ने चाइना में रिलीज नहीं की, लाल सिंह चड्ढा नहीं की, क्योंकि इतनी वो बड़ी जो हिट हजार होने के बाद, क्योंकि जो 1100 करोड़ इस मूवी ने कमाया था, उसके बाद लॉजिक ये दिया गया, अगर मुझे याद है करेक्टली, कि मेरी पायरेटेड मूवीज वहां बहुत चलती थी, इसलिए जब थिएटर में आई तो बहुत बड़ी हिट हो गई। और तब भी बहुत लोगों ने सवाल उठाए कि बिकॉज एक अबसर्ड फिगर था, बट जब आपने इतना अबसर्ड फिगर पे सवाल उठाए तो जवाब ही आया। बट ये आपकी बात बिल्कुल सही है, अगर लाल सिंह चड्ढा रिलीज नहीं हुई वहां पे, तो जहां पे आपको 1000 करोड़ की हिट ना मिल रही सिर्फ है, क्यों रिलीज रिलीज नहीं हुई करेंगे? है, उन्होंने ये भी डिक्लेयर किया कि मैं अभी मूवीज नहीं करूंगा कुछ समय तक, ये भी तब डिक्लेयर किया था। ठीक है,
तो आपको ये समझना है कि मेरा जो डी डॉलराइजेशन थीसिस है उसमें जो मैं प्रेडिक्शन देता हूँ कि गुलशन कुमार की हत्या हुई थी डॉलराइजेशन के पीरियड में, और डी डॉलराइजेशन के पीरियड में बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई ना, बिल्कुल वैसे 3 में से 1 खान घर वापसी भी करेंगे। ये भी तो प्रेडिक्शन दिया है मैंने डी डॉलराइजेशन के चलते। तो आपको ये समझना है कि बहुत सारी इलिसिट एक्टिविटीज जो बॉलीवुड की ये गुर्गे चला रहे थे ये सारे नेटवर्क से, उसमें काफी कुछ फंडिंग जो सीसीपी रिलेटेड एलिमेंट्स वहां से पास ऑन कर रहे थे या लिंक्ड थे ऐसी प्रवृत्तियों में, शी जिनपिंग उनके ऊपर पर्च कर रहे हैं, राइट। तो वो इंफॉर्मेशन दिल्ली को दी जा रही होगी अगर इस लेवल की पार्टनरशिप है तो, उसी के चलते वो मूवी नहीं रिलीज हुई वहां पे, ये मेरा मानना है, राइट। तो आई डोंट नो कि जो आपने डाटा पॉइंट दिया वो बहुत लोगों को सोचने पे मजबूर करेगा कि 1000 करोड़ कमाने के बाद अब अगली मूवी क्यों रिलीज नहीं करेंगे। कोई लॉजिकल कमर्शियल आंसर मेरे दिमाग में तो नहीं आता, बट एनीवेज दीज आर वेरी डीप क्वेश्चंस एज यू सेड, तो इस पे तो क्या ही बोल सकते हैं। उसी वक्त उनका केबीसी पे एपिसोड आया था और अमिताभ बच्चन जी उनको इंट्रोड्यूस किए पद्मा अवार्डी ऐसा बोल के। अब आमिर खान एज अ हीरो इतने सारे अवार्ड्स ले चुके हैं वो व्यक्ति, अब इतने साल बाद आप ऐसा इंट्रोडक्शन क्यों देंगे? एक दिन ये बॉलीवुड पे तो मुझे लगता है आपसे स्पेशल बैठ के डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि ये लिंकेजेस बहुत इंटरेस्टिंग है। कुछ मैं भी आपको बताऊंगा जो डिफरेंट डायरेक्शन में इंटरेस्टिंग लिंकेजेस है। पर मैं वापस आना चाहता हूँ ईरान के ऊपर। तब ईरान ने ये स्ट्रेटेजी अपनाई है जहाँ पे वो दुबई, अबू धाबी, कुवैत, सऊदी अरेबिया इन सब देशों को टारगेट कर रहा है। और मेरा नहीं ख्याल बहुत बहुत लंबे समय बाद किसी एक देश ने एक साथ 8-10 देशों के ऊपर रिटेलिएटरी फायरिंग करी है। और बहुत लोगों का मानना था कि ईरान बहुत जल्दी कोलैप्स कर जाएगा, पर यहाँ पे जिस तरह लग रहा है वी कुड बी इन फॉर अ लॉन्गर पीरियड। तो आप किस तरह देख रहे हैं ईरान के रिस्पॉन्स को, उसकी स्ट्रेटेजी को, उसके एम्स को, और क्या यूएस का जो इनिशियल एम था रिजीम चेंज का, फास्ट रिजीम चेंज का, वो आप फ्लॉप होते हुए देख रहे हैं? हाँ, व्हाट इज द सिचुएशन नाउ? देखिए यूएस के पास जो मैंने 25 तारीख को ही दूसरी चैनल पे बता दिया था कि फुल स्केल वॉर का बजट उनके पास नहीं है, तो तुरंत ही एलिमिनेट करेंगे। तो वो बात तो सच हो गई, तुरंत ही एलिमिनेट कर लिया। अब उनका गोल ये है अमेरिका का कि जितने भी लीडरशिप की ऑप्शंस हैं वो सारे एलिमिनेट कर दिए जाएं, तभी जाके शाह ऑफ ईरान के लिए सेफ एंट्री हो सकती है उस गवर्नेंस में। जब तक बाकी के लीडर्स ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल है तब तक शाह ऑफ ईरान वापस नहीं आ सकते, जो उनके बेटे हैं रजा शाह पहलवी, राइट। तो उनको वापस लाने का इनका प्लान है। तो जब तक वो सारा सेफ्टी इंश्योर नहीं हो जाता तब तक ये ऑपरेशंस चलेंगे, ठीक है। दूसरा, हमें ये समझना है कि ये सारी कंट्रीज को पता था कि उनके ऊपर हमला होने वाला है, सबको पता था। इसीलिए पिछले 3 वीक से ये खबरें चल रही थी कि MBZ वर्सेस MBS, सऊदी और UAE के बीच झगड़ा हो गया है। और ये भी खबरें कोई मीडिया ने तो ये भी चलाया कि MBZ मर चुके हैं, ऐसी खबरें भी चलाई। क्योंकि ये सारा जो फेक न्यूज़ चला वो उसके लिए चला क्योंकि इन सारे नेशंस को पता था कि उनके ऊपर अटैक होने वाला है। तो उनको लगा कि ऐसा कुछ फैला करके ये कर देंगे कि हमारे बीच ही अभी बहुत सारी अनबन है तो शायद बच जाएं, लेकिन ये नहीं होता है बिकॉज आप अमेरिकी बेसिस को हाउस करके बैठे हो, तो ये रिएक्शन तो आना ही था, राइट। दूसरा जो मैंने प्रेडिक्शन पहले ही दे दिया था पिछले साल कि ये छोटा सा मौका है यूएई में सबसे सस्ती प्रॉपर्टी बाय करने का, ये विंडो मिलेगा। तो जिसको अगर अच्छा बार्गेन करना आता है तो 10 मिलियन की प्रॉपर्टी 2-3 मिलियन में मिल सकती है, अभी भी कुछ घंटे हैं, राइट। सोच सकते हैं जिन्हें सोचना। लोग ये मान रहे हैं, अब 2 सवाल आ रहे हैं इस पे। एक, कुछ लोग कह रहे हैं देखो सऊदी अरेबिया में तो वैसे नॉर्मल सिटीजन्स की ग्लोब से ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं है, कंपनीज की है, बड़े की है, सेम विन कुवैत एंड ऑल। दुबई हैड बिकम काइंड ऑफ लाइक स्विट्जरलैंड और लंदन ऑफ द ओल्ड टाइम्स, यू नो, कि जहाँ पे एक रीजन का फाइनेंशियल है। सिंगापुर में अलग नॉर्म्स हैं, वहाँ पे एक सिटीजन थी तो वहाँ पे इतना ईजी नहीं है, तो दुबई उस तरह का एक बन रहा था। डू यू सी दिस डिस्ट्रॉइंग दुबई's फ्यूचर, या यू थिंक दिस will be a purge which will make Dubai stronger? क्योंकि इवेंट तो बड़ा ही है, बड़े इवेंट के बाद यार डूबते हो या स्ट्रॉन्गर इमर्ज करते हो, आप क्या देखते हैं?
नहीं, बहुत साफ है कि 2 बकेट्स में से एक बकेट एलिमिनेट हो रहा है, रिवर्स हो रहा है। तो ईरान में जैसे ही सुधरी हुई गवर्नेंस आ जाएगी, फिर यूएई को कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर सऊदी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तो सब चाहते ही थे कि खौमेनी का सफाया हो, राइट। तो एक और से रेडिकलिज्म कंप्लीट होता है, सॉल्व हो जाता है, तो इनका तो मैटर सॉल्व हो गया। फिर इनको यूएस बेसिस का काम क्या है फिर, राइट? क्योंकि जो फैला रहा था गंद उस रीजन में, जो उनके खिलाफ लड़ रहा था, जब वो व्यक्ति ही एलिमिनेट हो चुका है, उसका इनर सर्कल एलिमिनेट हो चुका है, तो नाउ दे आर वेरी सेफ। जैसे ये कॉन्फ्लिक्ट कंप्लीट होता है, दुबई विल बी बैक टू इट्स वैल्यूएशंस। तो इसीलिए मौका कुछ ही समय का है, जिसको भी बेनिफिट करना है। अंकित जी, पर दूसरा व्यू ये है कि एक पर्सन बेस्ड नहीं है, एक लेट्स पुट इट लाइक दिस, विचारधारा बेस्ड है जो उस एरिया में गंद फैलता है। और इसके सुप्रीम लीडर के जाने के बाद वो एक तरह से मार्टियर बन जाएगा, एक तरह से वो स्प्लिंटरिंग होगी, जहाँ पे टेरर एक्टिविटीज़ ज़्यादा फ्लरिश कर पाएंगी। और अब उन टेरर एक्टिविटीज़ के निशाने पे सिर्फ यूएस या इजराइल नहीं होगा, ये सारे देश भी एक तरह से हो सकते हैं। और इन देशों में डैमेज करना बहुत कंपैरेटिवली ईजियर है, बिकॉज हाई डेंसिटी एंड हाई वैल्यू प्रोजेक्ट्स हैं सारे। इट्स नॉट लाइक 2 माले की बिल्डिंगें तो है नहीं, हाई डेंसिटी एंड हाई वैल्यू है। तो डू यू थिंक इसका भी डर है कि जो ये विचार है, खुमैनी was representing a vichardhara in a sense, आइडियोलॉग इन द सेंस। was not only a Khomeini personally। हाँ, तो उसका आप क्या डेंजर देखते हैं? आई थिंक जो उनका क्लरिक्स का जो पूरा कमेटी है, जो गवर्नेंस को ओवरसाइट रखता है और कंट्रोल करता है, वो पूरा का पूरा अगर एलिमिनेट कर लेते ही हैं, जो इनके पास और भी समय है एक आध वीक का, तो इसी वीक में अगर वो पूरा सब कुछ एलिमिनेट हो जाता है, तो आई थिंक बैक चैनल पे डिस्कशन तो ऑलरेडी स्टार्ट भी हो चुका होगा कि भाई इसको कैसे रोका जाए, अब ये जो चल रहा है उसको। तो कॉम्प्रोमाइज़ के प्लान्स डिस्कस हो रहे होंगे। एटलीस्ट मेरी समझ में फाइनल गोल तो यही है कि ईरानियन ऑयल पूरा का पूरा क्रिश्चियनिटी के क्रूजेड्स फंड करेगा यूरोप में, जो 2030 से स्टार्ट होने वाले हैं, क्रिश्चियनिटी वर्सेस इस्लाम। तो ईरानियन ऑयल का सारा पैसा वहीं जाने वाला है। दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट विल हैपन। तो उस हद तक कंट्रोल पहुंचाने के लिए जिस किसी को भी एलिमिनेट करना पड़ेगा, ये लोग करेंगे। बट डू यू थिंक कि ये ईरान, क्योंकि अभी तो ईरान रेजिस्ट कर पा रहा है, आज हम बात जब कर रहे हैं 3 दिन हो गए ऑलमोस्ट, तो ईरान रेजिस्ट कर पा रहा है, आपको लग रहा है ये शॉर्ट टर्म होगा या ईरानियन रेजिस्टेंस यूक्रेन की तरह बन सकती है? क्योंकि उसको तो गुरिल्ला वॉरफेयर करनी है। एज लॉन्ग एज एरिया डिस्टेबलाइज्ड है, स्ट्रेट को रोका हुआ है आपने, स्पोरेडिक अटैक्स भी आप कर लेते हैं, पूरा ही नहीं ठंडा होता तो रीजन तो डिस्टर्ब ही रहता है, टूरिज्म उड़ जाता है, नोबडी विल गो अगर 3 दिन बाद भी कुछ जा रहा है वहां पे, राइट? किसी भी, तो आप इसको किस तरह देख रहे हैं? शॉर्ट टर्म 1 वीक 10 days थिंग, या इट कुड बी अ यूक्रेन, और फॉर अमेरिका द बिगेस्ट डेंजर इट कुड बी अ वियतनाम फॉर देम? आई डोंट थिंक ये यूक्रेन जितना लंबा खींचेगा, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि यहाँ पे किसी को कमर्शियल प्रॉफिट नहीं हो रहा है जो भी चल रहा है उसमें से। जबकि यूक्रेन वाले में तो बहुत क्लियर है कि रशियन ऑयल गैस बैन करके रशिया ने प्रीमियम चढ़ाया, चाइना ने चढ़ाया, इंडिया ने चढ़ाया और अमेरिकी कंपनीज ने चढ़ा के वेस्टर्न सिटीजन्स को बेचा है। तो 4 लोग प्रॉफिट कर रहे हैं यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में, ऐसा इधर नहीं है। आपने भारत भी जोड़ दिया। हाँ बिल्कुल, हम तो एक्सपोर्टर बन चुके थे क्रूड ऑयल के कुछ समय के लिए। बिना रॉ मटेरियल के एक्सपोर्टर। सरकार ने तो विंडफॉल टैक्स भी लगाया था ऑयल कंपनीज के। मैं हंस रहा हूँ, ये भी तो इंटरेस्टिंग गेम है कि हमारे पास रॉ मटेरियल है नहीं पर एक्सपोर्टर हम बन गए थे। तो ये वाले कॉन्फ्लिक्ट में ऐसा कोई मैसिव कमर्शियल बेनिफिट दिखाई नहीं दे रहा है किसी को होते हुए, तो मुझे नहीं लगता लंबा चलेगा, बहुत लंबा। लेकिन ये बात सच है कि अगर रेसिस्टेंस कंटिन्यू हुआ तो पूरा डिवास्टेशन ये लोग करेंगे, जो भी कैपेसिटीज हैं लड़ने की उसकी, अगर रेसिस्टेंस कंटिन्यू किया तो और फिर ये लोग नहीं चाहते हैं कि ईरानियन लोगों को डैमेज हो, ना इजराइल चाहता है ना अमेरिका चाहता है, क्योंकि उनको क्लियर है कि इसको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने का है पूरा का पूरा। सारे बिशप्स उतर के आएंगे पूरी गैंग लेके, तो ये तो ऐसा क्रिश्चियनिटी का हब बनेगा जो क्रिश्चियन कंट्रीज में भी ऐसा सेलिब्रेट नहीं होता वैसा सेलिब्रेट होगा।
तो इवेंचुअली वो उस टारगेट के चलते मुझे नहीं लगता लोगों को हार्म करेंगे, लेकिन अगर लीडरशिप ने रेसिस्टेंस दिया तो फिर पूरा का पूरा इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो मिलिट्री एसेट्स हैं, वो सारे के सारे डिवास्टेट किए जाएंगे, अब मैं राइट। तो एक और राउंड्स हो सकते हैं, क्लोज होने के हम्म, बाद भी और राउंड्स हो सकते हैं। हाँ, क्योंकि अगर ये स्प्लिंटर हो जाते हैं एंड सी, दो व्यूज है ना, अगर तो रिजीम चेंज होता है, नेशन एज अ नेशन रहता है, तो यूएस का एम अचीव हो जाता है, चाहे 5-10 दिन में हो। दूसरा है कि अगर यही पावर में रहते हैं, फंडामेंटलिस्ट ही पावर में रहते हैं, तो एक अलग ही सिचुएशन है। और तीसरी है स्प्लिंटर हो जाता है, रहता फैल जाता है। क्योंकि आपने रहता फैलने पे मैं आना चाहता हूँ, हम जो देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर कि फायरिंग करनी पड़ी सिक्योरिटी फोर्सेस को, कराची में, लाहौर में कंसल्टेंट को अटैक कर रहे हैं, तो वो पाकिस्तान तक के अंदर रिएक्शन आ रहा है, तो ईरान में तो वो रिएक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। देखिए, जितना मेरी समझ में आ रहा है, पब्लिक में से जो फैक्शन एक्टिव है वो ज्यादा कॉमेनी के खिलाफ वाला एक्शन है ईरानियन सिटीजन्स में, लेकिन जो क्लरिक्स वाला सर्कल है वो अभी भी उसमें सपोर्ट में है, जो आइडियोलॉजी के जो आप बता रहे हो, शिया वाली जो हार्ड कोर आइडियोलॉजी में जो मानते हैं। तो खींचेगा ये कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन यूक्रेन जितना तो नहीं लग रहा है मुझे उस लेंथ तक का, ठीक है। और जहां तक प्रश्न इस बात का है कि कौन ट्रांजिशन लेगा, बिकॉज मुझे लगता है कि रजा शाह पहलवी आए उससे पहले बीच में कोई इंटरिम कुछ बनेगा जिसके साथ नेगोशिएशंस चलेंगे, स्पेशली क्योंकि मैंने बताया कि ऑयल कंपनीज का कंट्रोल लेने का है, राइट। सो वो जो बीच में इंटरिम जो नेगोशिएशन करने वाली सरकार बनेगी या जो भी बोलो गवर्नेंस का ग्रुप, वो पूरा नेगोशिएट करेगा कि कैसे शाह ऑफ ईरान का ट्रांजिशन हो पाए फ्रॉम यूएस टू ईरान। एक तरह से अगर मैं बोलूं तो ये बांग्लादेश इंटरिम अरेंजमेंट की तरफ नहीं जाएगा, फिर चाहे इलेक्शन हो, इलेक्शन में भी शाह जीत सकता है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में भी जीत सकता है। तो ये इंटरिम अरेंजमेंट, जैसे वो बीच में एक इंटरिम आया था, कि आप थोड़ा उस तरह का मोडस ऑपरेंडाई देख रहे हैं कि भैया एक इंटरिम खड़ा करो, फिर इलेक्शन करवा दो, प्रेसिडेंट बना दो, तो लेजिटिमेसी आ गई। प्रेसिडेंट की कोई पावर भी धीरे धीरे हाथ में आती है, एक दिन में जादू की छड़ी तो आती नहीं है। और इंटरिम के अंदर आप अटैक किसको करेंगे, किसी को अगर रेजिस्टेंस भी करनी हो तो इंटरिम पे अटैक करना भी मुश्किल है। तो डू यू थिंक दैट सॉर्ट ऑफ अ मॉडल कुड कम हियर? ऐसे ही लग रहा है, समथिंग लाइक दैट, बिकॉज ये पूरे के पूरे एलिमिनेट तो नहीं होने वाले, एवरीथिंग पूरा ढांचा तो एलिमिनेट नहीं होने वाला है। तो आईआरजीसी की भी जो टॉप लीडरशिप साफ हो चुकी है, जो टॉप कमांडर्स हैं, राइट, तो उनके नीचे के लैडर की जो हायरार्की होंगी वो जब वो पावर में ऑटोमेटिक आ जाती है। तो ये सारे पहले तो नेगोशिएशन का एक पूरा इनको ये बनाना पड़ेगा, डिस्पाइट द कॉन्फ्लिक्ट इज गोइंग ऑन, नेगोशिएशन का पूरा एक फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा। और जितना मुझे समझ में आ रहा है बाकी की कंट्रीज अब बोलने वाली है कि भाई तुम्हारे बेसिस उठा के जाओ अब यहाँ से, बिकॉज वाई शुड वी फेस दिस कॉन्सिक्वेंसेस, राइट। और वैसे भी तुमने कौन सा हमें हेल्प कर दिया, तो जो पर मैंने ये आपको बताया। लगता नहीं कि ये भी तो अंकित जी यूएस का एक तरह से फायदा ही करेगा, क्योंकि फिर इनको अपने डिफेंस पे खुद खर्चना पड़ेगा, तो यूएस की तो नई मार्केट क्रिएट हो जाएगी। देखो, अगर आज डिफेंस खरीदना है, वो जो चाहते हैं, ट्रंप ये ने आके वो वही कहा था चाहते कि यूरोपियन यूनियन अपना खर्चा नहीं करता, धीरे 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 प्रेशर डाला। अब अगर यूएस बेसिस जाती हैं और रहती हैं, दोनों केसेस में भाई रहती हैं, तो तुम किसी काम के नहीं थे, हमें डिफेंस खुद ही खरीदना है, जाते हो तब भी हमें खरीदना है, तो डोंट यू थिंक एक तरह से अमेरिका की तो मार्केट एक्सपैंड हो गई है? ये देखे, इसमें दो चीजें हैं। पहला वाला जो डिफेंस का सप्लाई है दैट इज बेस्ड ऑन टू बकेट थियरी, जिसमें क्लैशेस आपके कंटिन्यूअस चालू रहते, मतलब कॉमेनी भी रहता और आप स्पेंड किए जा रहे हो और वो चीजें आपकी है भी नहीं। अब ये दूसरा वाला मामला है जहां पे टू बकेट थियरी क्लोज हो रही है, मतलब कॉमेनी नहीं है, थ्रेट नहीं है, और आपको विंडो मिल रहा है अपने इंडिजिनस वेपन्स बनाने का और डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर चूज करने का। ये दो दो सिनारियो है। तो डी डॉलराइजेशन वाले में कंट्रीज विल प्रिफर द सेकेंड वन, कि वेपन्स के ऊपर मेरा खुद का कंट्रोल हो, ऐसा नहीं कि तुम मेरे ऊपर थोप रहे हो, तुम मेरी सिक्योरिटी देखोगे, कल को तुम पलट गए तो। सो आई थिंक क्योंकि भारत भी ये चाहता है, भारत ने बार बार बताया कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे और जॉइंट प्रोडक्शन करना है तो डील करते हैं,
वरना रहने दे, राइट। तो टू बकेट थियरी में हर कोई चाहता है कि अमेरिका निकले रीजन में से, हम खुद अपना देख लेंगे, लेकिन हमें हमारा थ्रेट एलिमिनेट करके दो, दैट इज अ फैक्ट। आप सोच करके देखें एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन जहां पे हम पीओके वापस ले लेते हैं, ठीक है, वापस ले लिया और पाकिस्तान को आप डेसिमेट कर चुके हो उसकी फोर्सेस को, अब आपके पास 10 साल का विंडो बन गया है अपने वेपन्स बनाने का, समझ रहे हैं, क्योंकि कांस्टेंट वो जो अलर्ट रहना पड़ता है इसकी थ्रेट की वजह से, वो खर्चा आपका गया, प्लस आपकी डिपेंडेंसी कम हो गई उतनी विंडो के लिए। तो अब जो अमेरिकी, यूरोपीय या रशियन डिफेंस कंपनीज जो जेन्युइनली इंटरेस्ट होगी, जो आपको टेक ट्रांसफर के लिए रेडी होगी और जॉइंट प्रोडक्शन के लिए भी रेडी होगी, वो अपना बिजनेस करेंगे, बट एटलीस्ट वो वेपन का कंट्रोल आपके हाथ में रहेगा, दैट इज द डिफरेंस, क्योंकि वो थ्रेट, इमीडिएट थ्रेट आपको एलिमिनेट हो गया। पर दैट इज पॉसिबल फॉर अ नेशन लाइक इंडिया जिसने एटलीस्ट पिछले 10 सालों में बहुत एफर्ट मारा है डिफेंस प्रोडक्शन में, पर जिनका है ही कुछ नहीं, सऊदी अरेबिया, So we are अबू going to धाबी। take over, no? It is we and Israel who are going to jointly take over the net security for the region. यही तो बात की ना नेतन्याहू जी ने, हेक्सागन ऑफ अलायंसेस, ये तो हम देखेंगे कितना हमारा सीरियसली, हाँ, वो रीजन। बहुत इंटरेस्टिंग टर्म था, थोड़ा उसको डिकोड कीजिएगा। आपके आप देख रहे हैं कि इंडिया में बोलते हैं एक प्रॉब्लम है कि इस गवर्नमेंट पे मिनॉरिटीज आर नॉट कंफर्टेबल, जो ये इंडिया की पॉलिटिक्स चलती है, मैं थोड़ा इंडिया पॉलिटिक्स में घुस रहा हूँ, बट दूसरी तरफ आप देखिए एक बहुत इंटरेस्टिंग अलायंस बन रही है, हेक्सागन ऑफ अलायंसेस, तो उसमें आप क्या देख रहे हैं वर्ल्ड की शक्ल हेक्सागन ऑफ अलायंसेस में फॉर दिस देखिए, जब रीजन? वो बोल रहे हैं हेक्सागन ऑफ अलायंसेस, तो ये मैं इसको प्रधानमंत्री जी के डी रेडिकलाइजेशन पार्टनर्स के साथ जोड़ता हूँ। जो प्रधानमंत्री जी 2024 तक सिर्फ दो ही लीडर्स को अपना ब्रदर बताते थे, MBS ऑफ सऊदी अरेबिया और MBZ ऑफ UAE, सिर्फ दो लीडर्स को अपना ब्रदर बताते थे। तो 2025 में उन्होंने और दो ब्रदर्स जोड़े, कतर के एमिर और ओमान के लीडर, राइट। तो पूरा वेस्ट एशिया चाहता है, रेडिकलाइजेशन से छुटकारा पाना चाहता है, क्योंकि जो मुफ्त का क्रूड ऑयल जो जमीन से निकलता है उसके ऊपर इनकी इकोनॉमी बेस्ड है, उनको कुछ आता ही नहीं है। तो सिवाय टूरिज्म और क्रूड ऑयल के इनके पास कुछ है ही नहीं। तो इन्हें पता है कि 5-10 साल में जब क्रूड ऑयल का इंपॉर्टेंस खत्म हो चुका होगा तो ये लोग क्या करेंगे, इसीलिए वो प्रधानमंत्री जी में डी रेडिकलाइजेशन का अपना पार्टनर खोज रहे हैं कि भाई रीजन में से रेडिकलाइजेशन को हटाओ। उनका आधा क्रूड ऑयल वेस्ट हो गया इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश को रेडिकलाइज करने में, अब आधा क्रूड ऑयल बचा है और फिर उनको इकोनॉमिक्स तो कुछ आती ही नहीं है। सो दे सी दिस थ्रेट, दैट इज वाई वो प्रधानमंत्री जी के साथ अलाइन किए हैं। तो नेतन्याहू जो बोल रहे थे हेक्सागन ऑफ अलायंसेस, वो यही है, यही स्टार पार्टनर्स जो ब्रदर्स हैं प्रधानमंत्री जी के, और उस तरफ साइप्रस और जो ग्रीस का सपोर्ट है टर्की के खिलाफ, दीज आर पर इन द देशों के लिए क्या दुबई के लिए तो है थोड़ा बहुत इजी क्योंकि 30 साल 40 साल से काम हुआ है, बट डू यू थिंक जो इन्होंने बीस्ट फीड करके क्रिएट कर दिया है सऊदी अरेबिया ने, कतर ने, कैन दे टेम द बीस्ट इवन फॉर देमसेल्व्स? क्या ये संभव भी है इनके लिए ये टेम कर पाना, डी रेडिकलाइजेशन कर पाना? देखिए, दे डोंट हैव एन ऑप्शन, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो जब इकोनॉमी डूबेगी तो ये जो फैमिलीज हैं इनकी जो कंट्रोल कर रही है, ये इनके खिलाफ हो जाएंगे। अगर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ना हो पाई, जो मैं बता रहा हूं कि क्रूड ऑयल का इंपॉर्टेंस 5-7 साल बचा है मैक्सिमम, तो स्टॉक होने के बावजूद कोई यूज नहीं बचेगा, तो आप क्या करोगे फिर? और कोई ऑप्शन तो है नहीं। और उन्होंने पाकिस्तान की हालत देखी है, कटोरा लेके हर जगह घूमना है, पाकिस्तान को नीचे से मुफ्त का क्रूड ऑयल नहीं निकला है तो उनकी क्या हालत हुई है उन्होंने देखा है। So they don't have an option. मोनार्कीज और रूलिंग फैमिलीज हैव टू प्लान फॉर 50, 70, 100 इयर्स, प्लान तो यही है। पर अब मैं लास्ट क्वेश्चन पाकिस्तान पे आता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान की आपने बात की, लड़ाई ईरान में है, एक्चुअली हाईएस्ट डेथ टोल मेरे ख्याल से इजराइल ईरान को छोड़ के पाकिस्तान में हुआ है, 22-25 मरे हैं, ठीक है, जिनका कोई लेना देना नहीं था। अगर आप वैसे देखें, जिनको किसी ने अटैक नहीं किया, ईरान ने कोई अटैक नहीं किया, इजराइल ने अटैक नहीं किया, और 22 इनके मर चुके हैं, 22 बोल रहे हैं तो 50 ही मरे होंगे मेरे अनुमान में, ठीक है। अब दूसरा बलूचिस्तान मूवमेंट इधर गर्म हो रही है, अगर ईरान में रिजीम चेंज होता है, डू यू सी बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान का मतलब है 44% ऑफ पाकिस्तान टेरिटरी, मैं अफगान वॉर की तो बात ही नहीं कर रहा जहां पे वो नूर खान एयरबेस भी टच कर रहे हैं,
तो with this change, buckets getting squeezed out, what happens to Pakistan in your view in the next 1 to 2 years? क्योंकि एंड गेम दिख रहा है यहाँ तो, ईरान में तो एंड गेम ही है. देखिए बहुत साफ है, ईरान में रेजिम चेंज का मतलब ही ये होता है कि पाकिस्तान की बारी आने वाली है. इसका साफ मतलब ये है, क्योंकि फिर आप सोच के देखें कि जो सारी कंट्रीज रीजन की ट्रेड से प्रॉफिट करना चाह रही है, उसके लिए फिर कौन अड़िंगा है? यही है पाकिस्तान के खिलाफ सिवाय, और कौन है जो बीच में आ रहा है प्रॉफिट करने से, राइट? ट्रेड रूट्स के. तो बहुत साफ है कि पाकिस्तान की बारी लगने ही वाली है, कोई डाउट ही नहीं है इसमें. ठीक है, अब इसमें देखने वाली बात ये होगी कि अमेरिका का क्या रोल रहता है, क्योंकि जिस प्रकार से हम इजराइल के साथ पार्टनरशिप कर चुके हैं, मुझे नहीं लगता कि अमेरिका ज़्यादा कुछ सपोर्ट कर पाएगा पाकिस्तान को, जो पहले इतने सालों से करता आया है. इस बार का सीन बहुत अलग है, क्योंकि इजराइल का जूइश लॉबी का जो डोमिनेंस है अमेरिकी पॉलिटिक्स में, प्रेसिडेंट की पॉलिसीज भी चेंज कराने का वो पावर रखते हैं. तो नेतन्याहू और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की जो पार्टनरशिप है, और जो उन्होंने बताया हेक्सागन ऑफ अलायंसेस, और जो डी रेडिकलाइजेशन का लॉन्ग टर्म प्लान है कि भाई यहाँ से सामान यूएई जाएगा, यूएई से सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया से इजराइल के हाइफा पोर्ट पर, हाइफा पोर्ट से ग्रीस और फिर फ्रांस, ऐसे जाएगा पूरा कॉरिडोर. अगर ये ट्रेड कॉरिडोर में सबने पैसे बनाने हैं तो पाकिस्तान का सॉर्ट आउट करना ही पड़ेगा उसको, और कोई ऑप्शन नहीं. बट हिस्टोरिकली पाकिस्तान यूएस के लिए और उससे पहले ब्रिटेन के लिए बहुत एक कन्वीनियंट डेस्टिनेशन रहा है, वेस्ट एशिया को भी मैनेज करने के लिए, इंडिया भी, और टू एन एक्सटेंड अगर कल को चाइना से कुछ होता है यूएस का तो उसके लिए भी. तो वुड दे अलाउ द ज्योग्राफी विच हैज बीन वेरी, और दूसरा बहुत इजी नेशन टू मैनेज है, एवरीथिंग इज फॉर सेल, तो एक नेशनल सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, नेशनल इंटरेस्ट तो है नहीं, 4 जनरल हैं, 10-15 साल में जनरल चेंज होता है, नया आता है, उसको पैसे कमाने हैं. तो कैन यूएस, मैं डेविल्स एडवोकेट बन रहा हूँ, कैन यूएस अलाउ पाकिस्तान टू कोलैप्स टिल दैट लेवल, बिकॉज उसके 3 हेजेस, वेस्ट एशिया, चाइना, इंडिया, तीनों पे जो उसकी एक सर्टन जगह है वो हटती है. देखिए मुझे जितना समझ में आता है, मल्टीपोलैरिटी में हर एक रीजनल पावर चाहता है कि अमेरिका उसके रीजन से निकल जाए, और जो मैंने बताया कि डी डॉलराइजेशन के बाद इनके पास बजट होगा भी नहीं इतने मिलिट्री बेसिस मेंटेन करने का. तो और वैसे भी ईरान में उनकी पपेट रिजिम बैठने वाली है, जो मैंने बताया, शाह जो आएंगे, रजा शाह के सन जो है वो, तो जो ईरान में तो उनको स्पेस मिल जाएगा, बाकी के रीजन से तो उनको धीरे धीरे जाना ही होगा, ऐसा मुझे लगता है. और भारत भी नहीं चाहेगा कि अमेरिका पाकिस्तान में उस प्रकार का इन्फ्लुएंस कंटिन्यू करता रहे जो अभी तक कर रहा था. सो मल्टीपोलैरिटी में हर कोई अपना रीजन क्लेम करेंगे. जैसे हमने चागोज आइलैंड की डील करी, चाहे ट्रंप को पसंद आया ना पसंद आया, हमने वो डील करवाई यूके से. तो कोई नहीं चाहता है कि अमेरिका उनके रीजन में इंटरफियर करे. हाँ, आप बेसिकली ऐसे देख रहे हैं, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो ब्रिटेन का हाल हुआ, चाहे वो जंग एज अलायंस जीता, वही डी डॉलराइजेशन के बाद यूएस क्या है कि इकोनॉमिकली अनवाइबल टू बी सो एक्सटेंडेड, इतनी जगह रह ही नहीं पाए. यूएस इज बेसिकली ब्रोक. वो तो है. अभी भी ट्रंप के जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, 2 दिन में ही उनको समझ में आ गया कि ज्यादा नहीं खींचना चाहिए. उन्हें भी समझ में आ रहा है इट इज ब्रोक फाइनेंशियली. तो वेनेजुएला में हमने देखा ही कि सिर्फ प्रेसिडेंट और उनकी वाइफ को उठाया, अनलाइक पहले वो जैसे किया करते थे, पूरे राष्ट्र को बर्बाद करते थे. तो वो ह्यूमैनिटेरियन एड के कॉन्ट्रैक्ट्स, रिकंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट्स, इस बार वैसा मामला नहीं है, उसकी कैपेसिटी नहीं है, उतना डेट बढ़ता ही जाएगा जितने वॉर करेंगे वो. ये तो बड़ा मुश्किल से इजराइल ने कन्विंस कराया होगा ये वाली प्रोजेक्ट के लिए, और ये आखिरी लग रहा है प्रोजेक्ट इस रीजन में, हमारे रीजन. जी, थैंक यू अंकित जी, आपने समय दिया और ये सारे टॉपिक्स किए. इट वाज अ प्लेजर लिसनिंग टू यू, एंड बहुत अच्छे आपने लिंकेजेस निकाले हैं जो आई एम श्योर सब डीप स्टडी करेंगे और समझने का कोशिश करेंगे. थैंक यू सो मच अंकित. धन्यवाद.